नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक परिवारों का, सैनिक भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्वेश्चन वीक चल रहा है। इस क्वेश्चन वीक में आप सभी के द्वारा मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो भी प्रश्न किए गए हैं, उन सभी का जवाब इस क्वेश्चन वीक में अलग अलग वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आपका भी यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब अगले वीडियो में मिल जाएगा। यदि पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या है या पेंशन नहीं मिल रही, पेंशन कम मिल रही है, तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी पेंशन में संशोधन करवा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा जो दर्शक मेरे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। बिना देरी करते हुए वीडियो में आगे बढ़ता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जिन पेंशनर्स का हमारे चैनल के माध्यम से कार्य हुआ है, उनका एरियर उनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया है, उनकी चर्चा करूंगा। इसके पश्चात आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। इसी क्रम में यहां पर एक फैमिली पेंशनर्स हैं जो कि तमिलनाडु की रहने वाली हैं। नाम है विजया लेट हवलदार अरुमुगम जी। इनका कहना है कि मेरे पति की डेथ 24 जनवरी 2023 को हुई थी। इसके बाद मेरी फैमिली पेंशन ग्रांट हुई, परंतु मेरे साथ एक समस्या है। जून 2023 से लेकर के मार्च 2024 के बीच की इन्हें फैमिली पेंशन नहीं दी गई, यानी कि 10 महीने की इनको फैमिली पेंशन इनके खाते में क्रेडिट नहीं की गई। इसके लिए अनेकों बार इन्होंने पेंशन कार्यालय से पत्राचार किया, परंतु इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। इनकी पेंशन का जो बकाया था वो इनके खाते में क्रेडिट नहीं हो पा रहा था। किसी तरह इन्हें हमारे चैनल से संपर्क हुआ। हमारे चैनल के माध्यम से जब इनकी शिकायत इनके पेंशन कार्यालय को भिजवाई गई तो आपको जानकर अचंभा होगा, 5 दिनों के अंदर ही इनके खाते में 10 महीने की पेंशन को क्रेडिट कर दिया गया। और ये पेंशन का बकाया टोटल जो है वो 2,29,900 रुपए के लगभग बन रहा था, वो इनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया है। मेरा ये बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, ऐसे न जाने कितने फैमिली पेंशनर्स होंगे जिनका कुछ ना कुछ बकाया है। यदि आपका बकाया है और आपको नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं या फिर स्वयं ही लगातार पेंशन कार्यालय से संपर्क करके अपनी इस समस्या को दूर करवा सकते हैं। इसी क्रम में अगले पेंशनर्स हैं जो कि आनंदपुर साहिब पंजाब के रहने वाले हैं। इनकी भी बड़ी विकट समस्या थी। इनका कहना है कि मुझे अन्य रैंक एवं सर्विस की तुलना में कम पेंशन दी जा रही थी। मेरा पे लेवल 06 नायब सूबेदार ग्रेड स्पर्श पीपीओ में स्पष्ट है, फिर भी पे लेवल 5 की पेंशन क्यों दी जा रही है। पे लेवल 5 जैसा कि आप जानते हैं कि हवलदार रैंक। OROP 2 टेबल नंबर 7 के अनुसार इनकी बेसिक 24,825 बनती थी, परंतु इनको 2019 से लगातार 22,550 रुपए ही बेसिक दी जा रही थी। अब आया OROP 3। OROP 3 में भी इनकी पेंशन में संशोधन नहीं किया गया। OROP 3 टेबल नंबर 7 के अनुसार इनकी बेसिक 26,825 बनती है, परंतु इनको 24,763 यानी कि हवलदार रैंक पे लेवल 5 की पेंशन दी जा रही थी। 2019 से लगातार 2025 तक इनको कम पेंशन मिल रही थी। इसके लिए इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क करके अपने पेंशन कार्यालय को शिकायत भिजवाई। इनकी पेंशन में संशोधन 24 मई 2025 को हो गया था। इनको नया कोरिजेंडम पीपीओ भी जारी कर दिया गया था, परंतु इनका जो एरियर बनता है, जो बकाया बनता है, वो इनके खाते में क्रेडिट पेंशन कार्यालय के द्वारा नहीं किया जा रहा था। कई बार फोन कॉल के माध्यम से पेंशन कार्यालय से संपर्क किया, टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट किया, परंतु हर बार यही कहकर टाल दिया जाता था
कि नेक्स्ट वीक में या इसी महीने आपके खाते में एरियर है वो क्रेडिट हो जाएगा। कमलजीत जी का लगातार पेंशन कार्यालयों से संपर्क करने के बाद भी इनका एरियर है वो इनके खाते में क्रेडिट नहीं हो पा रहा था। अंत में इन्होंने हमारे चैनल से संपर्क किया और आपको जानकर खुशी होगी कि 15 दिन के अंदर ही इनकी समस्या का समाधान हो गया। और आप चल रही स्क्रीन पर मैसेज के माध्यम से देख सकते हैं कि पेंशन कार्यालय के द्वारा एक मैसेज दिया गया है। इसमें लिखा है एरियर ऑन अकाउंट ऑफ रिवीजन ऑफ पेंशन एज पर OROP टू अ ट्यून ऑफ ₹2,07,093 हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट 14 जुलाई 2025 और इनके खाते में ₹2,07,093 को क्रेडिट कर दिया गया। मैं बार बार आप सभी लोगों से यही कहता हूं, यदि आप हताश होकर के बैठ जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लगातार प्रयास करिएगा, चाहे आप किसी सोल्जर बोर्ड के माध्यम से करें, चाहे स्वयं करें या किसी संगठन के माध्यम से करें, लेकिन जब प्रयास करेंगे तभी आपको आपका हक मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं जिसके लिए ये वीडियो बना है, आपके प्रश्नों के जवाब। ध्यान से देखिएगा। यहां पर पहला प्रश्न है, ये प्रभा गोंदारा जी की आईडी से प्रश्न आया है। लिख रहे हैं कि पीपीओ नंबर नहीं आ रहा है सर, प्लीज रिप्लाई करके दसो। मुझे लगता है ये कि पंजाब के रहने वाले पेंशनर हैं। ठीक है, यहां पर आपका पीपीओ नंबर नहीं आया या फिर पीपीओ नहीं आया, ये स्पष्ट करिएगा। यदि आपका पीपीओ नंबर नहीं आया तो मान लीजिए कि आपका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ। यदि पीपीओ नंबर आ गया है और आपका पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है या पीपीओ डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी कंप्लेंट को आपके पेंशन कार्यालय को भिजवा दूंगा, आपका पीपीओ जनरेट हो जाएगा। और यदि माइग्रेशन ही नहीं हुआ है तो मुझे स्पष्ट करिएगा, उसके लिए भी अलग से एक कंप्लेंट डाल देंगे, वो भी हो जाएगा। इस प्रकार के जो भी पेंशनर्स हैं वो स्वयं ही अपने मोबाइल पर सीपी ग्राम के माध्यम से अपने पेंशन कार्यालय को पत्र भिजवा सकते हैं या हाथ से चिट्ठी लिख करके भी अपने पेंशन कार्यालय को अवगत करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये पंकज भैया आरबीएल जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, क्या फैमिली पेंशन का इंक्रीमेंट जुलाई 2025 में लगेगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप रक्षा पेंशनर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि जो पेंशनर्स हैं उनका इंक्रीमेंट नहीं लगता है, परंतु साल में 2 बार पेंशन जरूर बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है? एक तो जनवरी में बढ़ती है और दूसरी जुलाई में बढ़ती है। वो डीए-डीआर के दम पर बढ़ती है। डीए-डीआर में जितनी भी वृद्धि होती है, केंद्रीय कर्मचारियों को उसी प्रकार से उनकी पेंशन में इजाफा हो जाता है। पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलता है। डियरनेस रिलीफ दे करके उनकी पेंशन में साल में 2 बार वृद्धि की जाती है। जिन भी सैनिक भाइयों का ये डाउट है उनके लिए यही जवाब है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, ये शिव स्वरूप जी की आईडी से प्रश्न आया है। लिख रहे हैं, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, जन्म तिथि लिखने के लिए क्या करें? सबसे पहले आपका प्रश्न अधूरा है, किसमें आप लिखवाना चाहते हैं आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, जन्म तिथि? यदि पीपीओ में लिखवाना चाहते हैं, आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, तो सिंपली आपको गूगल पर जाकर के स्पर्श लिख करके स्पर्श की साइट पर विजिट करना होगा। वहां पर सबसे ऊपर चल रहे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा आधार नंबर अपडेट और मोबाइल नंबर अपडेट। आधार नंबर यदि आपको अपडेट करना है तो आधार नंबर अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। मोबाइल नंबर यदि अपडेट करना है तो मोबाइल नंबर अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, आप जो भी मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की ओटीपी से संबंधित समस्या ना आए। इसके बाद में पैन कार्ड नंबर आपको यदि दर्ज करना है तो पैन कार्ड नंबर दर्ज करने के लिए आपको स्पर्श को लॉगिन करना होगा। यूजर नेम और पासवर्ड आप सभी के पास में है। लॉगिन करने के पश्चात माई प्रोफाइल में जाइएगा। माई प्रोफाइल में पर्सनल डिटेल्स में आपकी जो भी डिटेल है वहां पर एक कॉलम होगा पैन कार्ड नंबर को लेकर के। पैन कार्ड नंबर वहां पर आप अपना दर्ज कर दीजिए और वहीं पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपने इस पैन कार्ड को दर्ज करवा सकते हैं स्पर्श पीपीओ में।
अब बात आती है जन्म तिथि लिखने के लिए क्या करें। जन्म तिथि इसी प्रकार से लॉगिन करके आप पर्सनल डिटेल में जब जाएंगे तो वहां पर आपको जन्म तिथि का कॉलम मिलेगा। जन्म तिथि के कॉलम में आपकी जो जन्म तिथि है वो दर्ज कर दीजिए और दर्ज करने के पश्चात जन्म तिथि से संबंधित जो भी प्रूफ है, जैसे कि पहला प्रूफ तो आपकी डिस्चार्ज बुक ही है, इसके अलावा आपका पैन कार्ड है, उसको वहां पर अपलोड कर दीजिए। इस प्रकार से आपके तीनों ही आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और जन्म तिथि दर्ज हो जाएंगी। कुछ दिनों के पश्चात में जब आप दर्ज करेंगे तो आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। कुछ दिनों के पश्चात यदि आप चेक करेंगे तो इसी टोकन नंबर के जरिए आप चेक कर पाएंगे और आपको वहां पर अपडेट मिल जाएगी। इसके पश्चात चौथा प्रश्न है, ये अशोक वर्दे जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं 1995 में रिटायरमेंट हूं, वाइफ का नाम रेखा ताई है लेकिन आधार में रेखा है। हमारे जो भी पुराने पेंशनर्स हैं उनके साथ में उनके स्पाउस के नाम में बहुत समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पुराने समय में तो स्वयं का नाम मार्कशीट के आधार पर लिख जाता था, परंतु वाइफ का नाम के लिए कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता था। जब मैरिज होती थी तो मैरिज प्रधान से लिखवा करके सर्टिफिकेट दे दिया जाता था, उसी आधार पर वहां पर दर्ज हो जाता था। नाम की स्पेलिंग बहुत जगह देखने को मिली है, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक बहुत जगह देखने को मिली है। यहां पर सबसे पहले आप निश्चित करिएगा कि आपको रेखा ही नाम दर्ज करवाना है। यदि रेखा नाम दर्ज करवाना होगा तो आप सबसे पहले कुटुंब रजिस्टर की नकल निकलवाइएगा, उसमें चेक करिएगा कि उसमें क्या नाम दर्ज है, रेखा ताई है या फिर रेखा है। इसके बाद में वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, सब में चेक कर लीजिएगा कि सही नाम क्या लिखा हुआ है। यदि सभी में आपकी पत्नी का नाम रेखा है तो आपके सर्विस रिकॉर्ड में भी चेंज हो जाएगा, अन्यथा चेंज नहीं होगा। और यदि चेंज करवाना है तो मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल डिटेल भेजिएगा, मैं आपको दूसरा रास्ता भी बताऊंगा और उसी के जरिए आप अपने इस समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, ये सारा अपराशोर आईडी से एक प्रश्न आया है, डिसेबिलिटी पेंशन के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। इनका क्या प्रश्न है, डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित कृपया स्पष्ट करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें। एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहता हूं, जो भी रक्षा पेंशनर जिनको मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूं तो कृपया करके ना तो व्हाट्सएप कॉल करें ना ही वॉइस कॉल करें। सबसे पहले अपनी समस्या लिख करके मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी समस्याएं 1-2 दिन में व्हाट्सएप के माध्यम से देख लूंगा। उसके बाद में आप कॉल करिएगा। जब आप कॉल करेंगे तो आपकी जो समस्या मैं पढ़ लूंगा तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपकी समस्या के लिए कंप्लेंट बना करके आपके संबंधित कार्यालय को भिजवा दूंगा। इसके बाद में ये आमिर हैदर जी की आईडी से प्रश्न आया है, इनका फैमिली पेंशन से रिलेटेड कुछ समस्या है, ये भी व्हाट्सएप करके अपनी मुझे पूरी समस्या बताएं। इनके भी प्रश्न का जवाब व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। कृपया कॉल मत करिएगा, कॉल तभी करिएगा जब आप पहले अपनी समस्या लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दें। उसके बाद में 24 घंटे इंतजार करने के बाद में आप कॉल करिएगा और कॉल सिर्फ शाम को 7 से 9 के बीच में ही करें, क्योंकि मेरे पास में कार्यालय पर जो पेंशनर्स चलकर आते हैं पहले मैं उनकी समस्याएं सॉल्व करता हूं, बाद में जो ऑनलाइन समस्याएं आती हैं उनको दूर करता हूं। इसके बाद में छठा प्रश्न है, ये हैप्पी जियो आईडी से एक प्रश्न आया है, लिख रहे हैं केएसबी की साइट नहीं खुल रही है। ये समस्या हर पेंशनर्स के साथ बनी हुई है। केएसबी की साइट न खुलने के कारण मेरे भी बच्चों का स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं हो पाया है। ऐसे बहुत से सैनिक परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों की स्कॉलरशिप का आवेदन नहीं हो पा रहा है, मैरिज का जो पैसा है उसके लिए आवेदन नहीं हो पा रहा है। तो आप कुछ दिन और वेट कर लीजिएगा। हालांकि केएसबी ने तो कहा था कि जून के बाद में केएसबी की साइट नॉर्मल हो जाएगी, परंतु अभी तक भी इसमें फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये साइट सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। चेक करते रहिएगा, जैसे ही साइट खुलनी शुरू हो जाए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में सातवां प्रश्न है,
ये डीएन मेहरोत्रा जी की आईडी से प्रश्न आया है, लिख रहे हैं 1990 में रिटायरमेंट हुआ हूं, 24 साल सर्विस करके रिटायरमेंट, हवलदार रैंक से रिटायरमेंट हूं, पेंशन कितनी होगी। देखिए, हवलदार रैंक से जो भी सैनिक भाई रिटायर हैं, 2006 से पहले के जो सैनिक रिटायर हैं उनकी 24,763 बेसिक बन रही है। यदि नहीं बन रही है तो इसके लिए प्रयास करें और अपनी पेंशन को बढ़वा सकते हैं। इसके बाद में 2006 के बाद में जो पेंशनर्स हवलदार रैंक से रिटायर हो रहे हैं उन सभी को एसीपी नायब सूबेदार मिल रहा है। एसीपी नायब सूबेदार की पेंशन 24 साल जो हवलदार रैंक से करके रिटायर हुए हैं उनकी 25,738 बेसिक बन रही है ओआरओपी 3 के मुताबिक। यदि नहीं बन रही है, नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप अपने पेंशन कार्यालय को चिट्ठी भिजवा सकते हैं। देखिए, यहां पर नायब सूबेदार के संबंध में, यानी कि जो हवलदार रैंक से हमारे सैनिक भाई रिटायर हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ में कुछ भेदभाव है। 2006 से पहले जो सैनिक रिटायर होते थे उनको सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार दिया जाता था, परंतु ऑनरी नायब सूबेदार की जो बेसिक पेंशन है वो नायब सूबेदार के बराबर नहीं है। अब 2006 के बाद में जो पेंशनर रिटायर हो रहे हैं हवलदार रैंक से, उन सभी को एसीपी नायब सूबेदार दिया जा रहा है। एसीपी नायब सूबेदार की पेंशन है वो नायब सूबेदार की बेसिक के बराबर है। इसलिए 2006 के बाद में जो पेंशनर्स आ रहे हैं उन सभी को हवलदार रैंक में ऑनरी एसीपी नायब सूबेदार रैंक मिल रहा है। एसीपी नायब सूबेदार की जो पेंशन है वो नायब सूबेदार के बराबर है। इसके अलावा 8वां प्रश्न है, ये सेंगर जी की आईडी से प्रश्न आया है, लिख रहे हैं डिसेबिलिटी परसेंटेज में 50%, 75%, 100% राउंडेड टू किन सैनिकों को दिया जाता है। हाँ, डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित इनका डाउट है। इनका कहना है कि जैसे मान लीजिए इनको 20% मिला है तो राउंडेड टू इनका कितना होगा, या 50% मिला है तो राउंडेड टू कितना होगा, या 75% मिला है तो राउंडेड टू कितना होगा। देखिए, पिछले वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें मैं आप लोगों को कवर कर चुका हूं, तो उस वीडियो में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है जिसको मैं आपको बारीकी से नहीं बता पाया हूं, या मेरे बताने में थोड़ा सा गलती हो गई है। यहां पर मैं पुनः स्पष्ट किए देता हूं, डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रही है, डिसेबिलिटी एलिमेंट जिनको मिल रहा है, बोर्ड आउट आते समय जिनकी डिसेबिलिटी 20% रिकमेंड की गई थी, यह 20% से लेकर के 49% के बीच में रिकमेंड की गई थी, उन सभी को राउंडेड टू 50% दिया जाता है। और जिनकी डिसेबिलिटी 50 से लेकर के 74 के बीच में रिकमेंड की गई है उन सभी को 75% राउंडेड टू दिया जाता है। इसके बाद में 75 से लेकर के 99 के बीच में जिनकी डिसेबिलिटी रिकमेंड की गई है उन सभी को 100% डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन हमारे पिछले वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डिसेबिलिटी पेंशन को अच्छे से कैलकुलेट कर सकें और अपनी पेंशन को जान सकें। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान भी करवाया जाता है, आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाता है। सही एवं सटीक जानकारी आप सभी पेंशनर्स को पहुंचाने का प्रयास, यही मेरा ध्येय है। हमारे जो रक्षा पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपना अमूल्य जीवन फौज में बिताया है, वो किसी भी प्रकार से अपनी पेंशन के लिए परेशान ना रहें। इसके लिए मैं समय समय पर आप लोगों को जागरूक करता रहता हूं, आप लोगों की हेल्प करता रहता हूं। दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि हमारे वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को उपयोगी लगती हो या अच्छी लगती हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, अन्य पूर्व सैनिकों तक भी पहुंचा सकते हैं ताकि अन्य पूर्व सैनिक भाइयों का भी भला हो जाए। इसी प्रकार से अगले वीडियो में प्रश्नों के जवाब लेकर के शीघ्र मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।